May I come in, sir? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बैठिए श्वेता। थैंक यू। श्वेता, हम आपसे पहला प्रश्न क्या पूछें आपसे? किस विषय पर बताइए। सर जो आप ये स्वतंत्रता हमने आपको दे दी है, जल्दी बताइए। सर मैं मेरे बारे में ही पहली बार बताना चाहूँगी। हाँ बिल्कुल, श्योर। सर जैसे कि आपने बोला, मेरा नाम श्वेता है। मैं प्रतापगढ़ ज़िले से हूँ, उत्तर प्रदेश से। और सर मैंने अपनी संपूर्ण शिक्षा अपने ज़िले से ही कंप्लीट की हुई है। मैंने अपना हाई स्कूल यूपी बोर्ड से कंप्लीट किया 2012 में। अपना इंटरमीडिएट 2014 में यूपी बोर्ड से कंप्लीट किया है। 2017 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवर यूनिवर्सिटी से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। उसके बाद सर मैंने डीएलएड कंप्लीट किया 2020 में। वर्तमान में मैं सर हिंदी साहित्य से एमए कर रही हूँ। वाह, बहुत अच्छा। श्वेता ये बताओ कि अब हमारे देश में लगभग महिला राष्ट्रपति का चयन तय हो चुका है। यस सर। तो हम महिला राष्ट्रपति के चुनाव के बाद भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण को यस सर। किस दिशा में जाती देखते हैं? सर सबसे पहली बात तो होगा कि वो महिला राष्ट्रपति बनेंगी तो वो देश की हर महिलाओं के लिए मोटिवेशन का एक रीज़न हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे देश के प्रमुख बन जाएंगी। तो ये सबके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। स्पेशली सर जो एसटी वीमेंस हैं उनके लिए एक अलग ही मोटिवेशन का काम करेगा। तो सर इस दिशा में सबसे अच्छी बात होगी। और सर वैश्विक लेवल पे भी हम बात करें तो वो हमारे देश की मतलब राष्ट्रपति बनेंगी, पहली ट्राइबल वुमेन बनेंगी, तो देश पे भी हमारा वर्चस्व बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा सर। तो ये एक राष्ट्रीय लेवल पर भी और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी ये बहुत ही गर्व की बात होगी भारत के लिए। सही। श्वेता, अभी हाल के दिन में देखा होगा कि अग्निवीर योजना शुरू किया है सरकार। यस सर। आप भी एक छात्र हैं, आप भी एक अभ्यर्थी हैं, क्या आप अग्निवीर योजना का समर्थन करती? ये सर इसके बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स भी हैं। हालांकि कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं या फिर कुछ कह सकते हैं कि अभी सर उन लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं हो पाया है, तो कुछ उस वजह से विरोध देखने को मिले हमें हाल के दिनों में। बट ओवरऑल अगर इस पॉलिसी को देखा जाए तो इसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं सर। जैसे कि हम देख सकते, आपने बताया कुछ कमी भी है, हमें कमी बता दीजिए आप। सर कमी मैंने ये बोला कि मेरे कहने का मतलब कि जैसे कि जो छात्र हैं वो पूरी तरह से इस पॉलिसी को समझ नहीं पाए, या फिर उन लोगों ने पूरी तरीके से इस वजह से पढ़ा नहीं। क्योंकि न्यूज़ में काफ़ी बार सर देखने को मिला है कि कई छात्र अनशन पर बैठे हैं, वो धरना दे रहे हैं, उनसे जब पूछा जाता है कि अग्निवीर योजना क्या है तो वो एग्जैक्टली उसके बारे में बता नहीं पाते हैं। तो वो एक अलग पक्ष हो गया, बिल्कुल सही बात है। यस सर। लेकिन चूंकि आप सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट भी हैं, Yes. एनालिटिकल आप सोचते भी हैं, यस सर। क्या आपने सोचा कि अग्निवीर योजना का कुछ ड्रॉबैक भी है, आने वाले फ्यूचर में ऐसे देखने को मिलेगा? यस सर। कुछ है जो बताइए। सर अग्निवीर योजना का तो सबसे मेन इसके पॉजिटिव पॉइंट में अगर हम देखें तो सर इसमें क्या हो रहा है कि मैक्सिमम एज में 21 तक हो जा रहा है। तो अभी हाल फिलहाल में हम अगर अपने भारत की दशा ही देखें तो जितने यहाँ के युवा हैं 21 साल तक लगभग किसी को उतनी जॉब में वो नहीं हो पाए रहते, वो अनएम्प्लॉयड ही रहते हैं। तो अगर ये इस अग्निवीर के थ्रू डिफेंस में जा रहे हैं तो सर उनकी स्किल भी डेवलप होगी और उन्हें बहुत सारे अनुभव भी मिलेंगे। वो एक क्षेत्र में जा करके, अगर पहली बात तो सर 25% परमानेंट भी इसमें हो जाएंगे, तो जो 75% निकल के आते हैं वो सर जब दूसरे सेक्टर में जाएंगे तो वो ना उनकी प्रतिभा डाइवर्सिफाई होगी, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि और लोग उस जिस क्षेत्र में जाएंगे उसके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। और क्योंकि जो लोग अग्निवीर से जाएंगे सरकार उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज भी दे रही है कि अगर आप यहाँ पे जाएंगे उससे निकलने के बाद किसी और सेक्टर में जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ उसके लिए बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये ना केवल सरकार के लिए, देश के लिए, बल्कि जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा और उनको इकोनॉमिकली भी थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा कि वो अपनी आगे की पढ़ाई वहाँ से निकलने के बाद भी अच्छे से कर सके या डाइवर्सिफाई तरीके से कर सके सर। श्वेता ये बताइए, आपके पापा फार्मर हैं। यस सर। कोरोना के कारण आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग वापस अपने अपने गृह जिले में चले आए, जो माइग्रेंट लेबर थे वापस अपने घर में चले आए, होम टाउन में चले आए। क्या हमारे देश में एग्रीकल्चर को ऐसा कोई बेनिफिट मिला? चूँकि आप प्रतापगढ़ से जिले से हैं, आपके पापा फार्मर हैं, आप उसी परिवेश में रही हैं, तो आपने क्या महसूस किया? यस सर।
सर जैसे कि बाहर के लोग जो प्रवासी मज़दूर थे जब वो आए यहाँ पे कृषि में, तो इसकी कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं। सर जैसे पॉजिटिव चीज़ें हैं कि उन लोगों को, जो लोग यहाँ पे आए, कृषि उनको एक, कृषि ऐसा क्षेत्र है जो हर लोगों को एक्सेप्ट कर लेता है कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो मतलब खाने के लिए तो आपको मिल ही जाता है सर। तो ये चीज़ बेनिफिट में कह सकते हैं। और सर लेबर का कुछ भी इशू नहीं रहा, लेबर मिलने चालू हो गए बहुत ज़्यादा। और सर उन लोगों को मतलब अनाज की आपूर्ति हुई। और सर जब काफ़ी लोग उसमें जाते हैं तो थोड़ा बहुत इनोवेशन भी देखने को मिल जाता है कि जब जैसी जैसी प्रतिभाएं उसमें आएंगी तो इनोवेशन भी। और ख़ासकर सर कोरोना की वजह से युवाओं में भी ये आया कि वो कृषि क्षेत्र की तरफ थोड़ा सा जाएं और इनोवेशन ला करके उसको अलग लेवल पे लेकर के जाएं। तो सर ये बेनिफिट हम कह सकते हैं। और सर अगर नेगेटिव पॉइंट में जाएं तो ये कह सकते हैं कि कृषि पर बोझ थोड़ा तो बढ़ा है, क्योंकि जो लोग दूसरे सेक्टर में थे वो सब भी कृषि पे आए तो कृषि पर एक एक्स्ट्रा बोझ बढ़ा है सर। अच्छा। चलिए सर, आप इसको क्या कहते हैं जब कृषि में जितने लोगों की ज़रूरत उससे ज़्यादा हो जाए? यस सर। तो इसको बेरोजगारी का एक टर्म दिया जाता है। Yes, कौन सी बेरोजगारी बोलते हैं? सर इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। आपने चश्मा लगाया हुआ है, यस सर। क्या है इसका पावर वगैरह? सर इसका राइट आई का पावर -1.25 है एंड लेफ्ट का पॉइंट। चश्मे और दर्पण में क्या अंतर है? सर चश्मा लेंस से बना होता है जबकि दर्पण एक साधारण चीज़ होती है। लेंस सर दूसरी चीज़ है थोड़ा। दर्पण साधारण चीज होती है? सर दर्पण मतलब कहने का कि दर्पण थोड़ी अलग चीज़ होती है, लेंस कुछ अलग दर्पण है। क्या होता है, क्या काम करता है? सर दर्पण तो हमारा प्रतिबिंब हमें ही शो करता है, क्योंकि दर्पण क्या होता है सर, वो एक कांच का उसको कह सकते हैं पदार्थ, उसके सर एक पार्ट अगर दर्पण साधारण चीज है तो साहित्य समाज का दर्पण है और साहित्य से आप एमए कर रही हैं। नहीं ये सर तो बहुत सॉरी, साधारण हो गया। दर्पण कहने का मतलब मेरा ये था कि सर लेंस जो होता है वो एक प्रकार से कह सकते हैं हम एक तरफ से दूसरी तरफ देख सकते हैं। जो ऐसा नहीं कि दोनों विशिष्ट हैं, इसका एक काम है उसका सर वो काम है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बल्कि दोनों। दर्पण का तो और अच्छा काम होता है, वो Yes, आपको sir. हकीकत से रूबरू कराता है। यस सर, बिल्कुल दोनों ही। तो साहित्य समाज का दर्पण, इसको एक्सप्लेन करिए। सर साहित्य समाज का दर्पण है, हम इस वजह से कह सकते हैं कि साहित्य में जो चीज़ें घटित हो रही होती हैं या जो समाज का यथार्थ होता है, साहित्य उस चीज़ को दिखाता है। बस यही काम है? नहीं सर, यही नहीं काम है। साहित्य मतलब कि जैसे कहा जाता है ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। नहीं, इसी में दर्पण के परिप्रेक्ष्य में मतलब अगर साहित्य समाज का दर्पण तो केवल इतना काम है कि यथार्थ को दिखा दिया, काम खत्म? नहीं सर, काम नहीं खत्म उस पे। ये कह सकते हैं कि जो लोग संवेदना जब आप दर्पण देखती हो, यस सर, आज आप दर्पण देख के आई हो, यस तो क्या किया? जैसे थी वैसे ही रही, कुछ चेंज किया? नहीं सर, हम बिल्कुल सुधार करते हैं। हमारे अंदर जो कमी होती है हम दर्पण में देख करके तो उसको इस रूप सुधार। में साहित्य समाज का केवल दर्पण ही नहीं बल्कि मार्गदर्शक भी होता है। यस सर। उसमें नर देखता है तो नारायण के रूप में भी बदल सकता है Yes, अपने आप को। जैसे Yes. कि राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ऐसा कोई उदाहरण आप बता सकती हो जिसने साहित्य को देखा, समझा और उसके बाद उसका गहरा प्रभाव पड़ा और वो एक बिल्कुल महापुरुष के रूप में परिवर्तित हो गया हो? सर एक, अगर हम जनरल वे में बात करें तो सर गोदान भी एक ऐसा है। गोदान के बारे में कहा जाता है कि अगर आप गोदान। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जिसने देखा, आप प्रश्न को ठीक से सुनिए। यस। मैंने क्या पूछा? जिसने आप साहित्य, बोर्ड को घुमाने की कोशिश मत करिए। सॉरी सर। मैंने प्रश्न ये पूछा कि इसने साहित्य को देखा, समझा और उसने आत्मसात किया उसके गुणों को, और वो जो है महापुरुष के रूप में प्रतिष्ठापित हुआ। यस सर। चलिए, महात्मा गांधी का उदाहरण दे सकती हैं आप? सॉरी सर। महात्मा गांधी का उदाहरण दे सकती हैं इसमें? सर बिल्कुल दे सकते कैसे? कौन सा साहित्य, किस साहित्य का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा? सर महात्मा गांधी जी गीता बहुत पढ़ते थे। तो बचपन में उन्होंने कोई नाटक देखा था? सॉरी सर, अभी मैं सत्य हरिचंद नाटक उन्होंने देखा था, श्रवण कुमार नाटक देखा था, और सत्य हरिचंद नाटक देखते ही उन्होंने तय कर लिया था कि मुझे सत्य ही बोलना है। श्रवण कुमार नाटक देखते उन्होंने तय कर लिया था कि नहीं, मुझे माता पिता की सेवा करनी है, उनका कहना मानना है, उनके पद चिन्हों पर चलना है। शिवाजी के बारे में कहा जाता है कि शिवाजी की माता जी का नाम क्या था? जीजाबाई नाम था। यस। तो उन्होंने उनको रामायण और महाभारत की कहानी सुनाई और एक छोटा सा सरदार का बेटा और जो है छत्रपति के रूप में परिवर्तित हुआ। तो ये सब साहित्य के योगदान हैं। थैंक यू सर। ठीक। आप हिंदी साहित्य से में भी कर रहे हो, कौन सा उस दिन कुछ कमेंट आपको किए गए थे कुछ कमियां दूर करने के लिए? क्या कमियां दूर करने के लिए कहा गया था?
सर सबसे पहली बात तो हम अपने जो मुझे मतलब पसंद साहित्यकार हो मैं उनके बारे में जान लूँ, जो मेरे कवि या कवियत्री मुझे जाना पसंद हो। यस सर। किसे जाना? सर मुझे कवियत्री में मतलब महादेवी वर्मा पसंद थी, उनके बारे में मैंने थोड़ा और जानने का प्रयत्न किया। बताइए महादेवी वर्मा, कोई पंक्ति सुनाइए। सर जिस पंक्ति से उनकी पहचान ज़्यादा समझ में आती है वो है, मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। तो ये आप उनकी इसी कविता को मानेंगे? नहीं सर, और भी हैं। ये किसकी है? दुख की पिछली रजनी बीच, निकलता सुख का नवल प्रभात। सॉरी सर, अभी रिकॉर्ड। ये जो कविता है नकारात्मक संदेश देती है, कुछ सकारात्मक कविता बताइए। नहीं तो आज बनी थी कल मिटाज चली, तो ये तो सीधे मिटाने की बात कर रही है। यस सर, उनके बारे में एक कविता मैंने और पढ़ी है, मैं अभी एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। उन्होंने उसमें सामाजिक संवेदना को भरने का प्रयत्न किया है। सर वो 1 मिनट में थोड़ा सोच के बताती हूँ। जिसमें एक और कविता है जिसमें वो कहती हैं कि रहने दे, वो भगवान को ललकारते हुए कहती हैं, रहने दे हो देव मेरे मरने का अधिकार। ऐसा है कुछ, मेरे मिटने का अधिकार। चलिए, सुभद्रा कुमारी चौहान भी कवित्री रही हैं, उनकी ओज पड़क कविता है। यस सर। कुछ पंक्तियाँ याद हैं आपको? यस सर, जो झांसी की रानी के ऊपर फेमस कविता थी वो उन्होंने लिखी है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं सर। चलिए, और कोई कविता, कोई साहित्यकार? सर साहित्यकार में मुझे मुंशी प्रेमचंद जी बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो ठीक है, और कुछ आपको सजेस्ट किया गया था, कुछ सकारात्मक कविताएं उसमें देखिएगा। चलिए, मैं एक आपको कविता सुनाता हूँ। शक्ति के विद्युत कण विकल बिखरे हैं जो हो निरुपाय। शक्ति के विद्युत, आप शक्तिमान हैं और शक्ति की स्वरूपा मानी जाती हैं। शक्ति के विद्युत कण विकल बिखरे हैं जो हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। यस सर। कैसी सर कविता है? अगर मैं गलत न हूँ तो ये राम की शक्ति पूजा से लिया गया है। आप गलत हैं। सॉरी सर। फिर बड़ी फेमस पंक्ति है, बहुत फेमस पंक्ति है, इसको आपको जानना चाहिए। ठीक है, ये आपके हिंदी साहित्य को प्रशासन में योगदान के रूप में इसको इससे अच्छी पंक्ति आपको इससे नहीं अच्छी पंक्ति मिलेगी। हो ही नहीं सकती। एक पंक्ति है, दूसरी एक और पंक्ति है, औरों को हंसते देखो मनु। यस सर। हाँ, सो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, जग को हाँ, तो सुखी इसको आप बोलो। चलो, हाँ ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर। महादेवी वर्मा किस कालखंड की हैं? सर छायावाद की हैं ये। छायावाद शक्ति काव्य भी कहा जाता है। यस सर। क्यों? सर छायावाद में देखा जाए तो वहाँ पे उन्होंने जितने उनके 4 कवि रहे हैं छायावाद में, उन्होंने व्यक्ति के हृदय को समाज के समक्ष रखने का प्रयत्न किया हुआ है। तो ये तो शक्ति काव्य का लक्षण नहीं हुआ। यस सर। ये तो अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं ना, व्यक्ति की संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। शक्ति काव्य का लक्षण कहाँ हुआ है? सर शक्ति काव्य के रूप में इसको इस वजह से भी देख सकते हैं कि उस टाइम जब स्वतंत्रता संग्राम का समय काल चल रहा था तो इन्होंने लोगों को जागरूक करने और उन्हें ओज से भरने का भी काम करा था। जैसे इस काल की कुछ पंक्तियां हैं, बीती विभावरी जागरी, या फिर जाग तुझको दूर जाना, ये सब भी कविताएं ऐसी। बीती विभावरी जागरी किसकी पंक्ति है? सर मैं अभी श्योर नहीं हो पा रही हूँ, और जाग तुझको दूर जाना महादेवी वर्मा जी का ही है। अच्छा, आधुनिक काल को नवजागरण कहा जाता है या पुनर्जागरण कहा जाता है? सर आधुनिक काल को पुनर्जागरण ही कहा जाएगा। और भक्ति काल को? दोनों में अंतर क्या है, नवजागरण पुनर्जागरण में? सर नवजागरण वो होता है जहाँ पर कोई ऐसी नई चीज़ या नया आधुनिकतापन आता है, तो उसमें नई चेतना जो आती है वो पहली बार आए, या कोई चीज़ कोई विचारधारा पहली बार आए तो वो नवजागरण में आ जाता है। जबकि पुनर्जागरण होता है, उसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ का जो समाज था वो इस चीज़ को जानता था, लेकिन कुछ समय के लिए वो उससे विचलित हो गया था या फिर किसी रीज़न से वो वहाँ से दूर हट गया था, तो किसी ऐसे चीज़ के आगमन से वो फिर से जागरण हो गया, तो वहाँ पर पुनर्जागरण कहा जाता है। तो भक्ति काल नवजागरण में है कि पुनर्जागरण में? सॉरी सर, अभी मैं एग्जैक्टली। चलिए, अच्छा ये आपका हॉबी है बच्चों के साथ समय व्यतीत करना। यस सर। तो कितने उम्र के बच्चों के साथ समय व्यतीत करना आपको अच्छा लगता है? सर छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं मुझे कितने उनके साथ। छोटे?
सर ऐसे एग्जैक्टली तो नहीं देखा कि कितने छोटे, बट बच्चों के साथ जो भी छोटे बच्चे होते हैं वो मुझे अच्छा लगता है। क्यों उनके अच्छा साथ। लगता है? सर जब उनके साथ बैठो तो उनकी जो थिंकिंग होती है उसके बारे में जानना, या फिर वो किस तरीके से दुनिया को देखते हैं, या नई नई जो उनके अंदर क्रिएटिविटी आती रहती है, नई नई सोच वो डेवलप करते हैं, वो सब सर सुनना जानना मुझे अच्छा लगता है इस वजह से। और सर मैं खुद भी कोशिश करती हूँ कि अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसकी थिंकिंग को एक अच्छे डायरेक्शन में दे सकूँ अपने स्तर से, तो सर इस वजह से मुझे अच्छा लगता है बच्चों के चलिए साथ। ठीक है।